चीन ने पहली बार 1964 में परमाणु बम बनाया था। यह हम इस कहानी में देखेंगे। तो यह मैंने बहुत बड़ी वीडियो हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। तो यह पार्ट दूसरा है। तो इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने जो पहली वाली वीडियो में देखा होगा, लू टोनी ने जो पानी की समस्या को लेकर प्रोजेक्ट को रोक दिया था। तो अब आगे क्या होगा यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1961 की गर्मियों में परमाणु बम विस्फोट परीक्षण सफल रहा। उसके बाद से लू टोनी और भी व्यस्त हो गए। अपने तंबू में समय के साथ दौड़ते हुए हिसाब किताब करते रहे, यहाँ तक कि कार में ही सो भी गए। टोनी हमेशा सोच समझकर ड्राइवर से गाड़ी धीमी चलाने को कहते थे ताकि लू टोनी को थोड़ा आराम मिल सके। इस बीच एक अच्छी खबर आई। लू टोनी की पत्नी को उनके साथ शोध करने के लिए रेगिस्तान भेजने का फैसला किया। वे प्रवासी चीन मूल के एक उच्च शिक्षित भौतिकी के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्हें 30 साल तक सरकार से छिपाया गया था। परमाणु बम विस्फोट सफल परीक्षण के बाद ही उन्हें अचानक लिबरेशन आर्मी द्वारा व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण किया गया। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि सभी सैनिक कमांडर थे। टोनी ने बोला, यह आपकी कक्षा है। रेगिस्तान में एक और भी गहरा एहसास था। वर्षों की शिकायत इस पल फूट पड़ी और तुरंत आंसू बहने लगे। उसका परमाणु बम अनुसंधान एक राजकीय रहस्य था, इसलिए उसके पति ने 4 साल तक उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने जरा भी शिकायत नहीं की। सैन्य जिला नेतृत्व से मिली शिक्षाओं का मतलब था कि उसने उनका विश्वास अर्जित कर लिया था और वह अब एक राजकीय गोपनीय मिशन में भाग ले सकती थी। वह एक आखिरकार अपने पति से मिल सकती थी और देश के परमाणु बम विकास में योगदान दे सकती थी। इसके बाद वह विशाल रेगिस्तान में पहुंची सैनिकों के पीछे पीछे चली गई, लेकिन रास्ते में उसे भयंकर बारिश का सामना करना पड़ा और बम बनाने के सामान पानी से निकालने में मदद की। लेकिन बाढ़ इतनी तेज थी कि वह गलती से गिर गई और अपने पति के लिए सेब और कॉफी तुरंत बह गए। उसने पानी में उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके सिर तक पहुंच चुका था। सैनिकों ने पहुंचाने में मदद करते हुए लू टोनी ने अचानक किसी को अपनी पत्नी का नाम पुकार कर सुना। इसके बाद प्रयोग ने तेजी से महत्वपूर्ण प्रगति की। एक महत्वपूर्ण क्षण में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने चीन के परमाणु परीक्षण को शुरू में ही रोकने के लिए नाकाबंदी और घेराव शुरू कर दिया। इसलिए टोनी ने सभी परमाणु संयंत्रों और परीक्षण ठिकानों पर एक मीटिंग करने का आदेश दिया और 1964 के अंत तक चीन का पहला परमाणु बम विस्फोट करने का निर्णय लिया। हमारे देश और हमारे लोगों इस विस्फोट की जरूरत थी। परमाणु परीक्षण अड्डे पर आपूर्ति अवरुद्ध हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप पानी और भोजन की कमी हो गई। अड्डे पर लगभग 1000 बुद्धिजीवियों को, अधिकारियों और सैनिकों को 3000 से ज़्यादा दस्त और 200 से ज़्यादा लोग बिस्तर पर पड़े थे। परमाणु बम परीक्षण को समय पर पूरा करने के लिए टोनी ने तुरंत एक बैठक बुलाई। बेस की पार्टी कमेटी ने तय किया कि मौजूदा हालात में बुद्धिजीवियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। खाने का एक एक दाना कुर्बान करना होगा, हर सब्जी छोड़नी होगी, हर पत्ते की गारंटी देनी होगी। जब तक बुद्धिजीवियों के पास खाने को कुछ है, उन्हें गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन लू टोनी ने इसका कड़ा विरोध किया। मैं निर्णाम स्थल पर पहुंच गया और इसने एक रूप से देखा है। सैनिकों का श्रम, प्रक्रिया और कठिनाई की सीमा यहाँ। हम और बेस पर मौजूद अधिकारी और सैनिक, क्या उन पर भी उतना ही बोझ था? लेकिन अंत में सैनिकों ने स्वेच्छा से अपना खाना छोड़ने का फैसला किया। सौभाग्य से 2 हफ्ते बाद खाने के ट्रक बेस पर सफलतापूर्ण पहुंच गए। इस कठिन दौर से गुजरने के बाद परमाणु बम विस्फोट अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अप्रैल 1964 लू टोनी को एक बैठक के लिए बीजिंग वापस बुला लिया। हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात MIT के एक सहपाठी से हुई। लू टोनी के विपरीत यह सहपाठी पहले से ही अमेरिका के वैज्ञानिक था। दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन अमेरिकी पत्रकारों ने उन्हें फिल्माया और मनगढ़ंत रूप से उन्हें फंसाया। इस समय परमाणु बम का विकास अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। जब लू टोनी बैठक में थे, उन्हें गुप्तचर ब्यूरो के साथियों में बुलाया
उन्हें जांच के लिए बीजिंग में हिरासत में ले लिया गया और गुप्तचर ब्यूरो ने परियोजना से अलग कर दिया। तिजोरी की चाबी जब्त कर ली गई और सभी ब्लूप्रिंट के लिए गए। डैनी ने खाली कमरे को देखा, उनकी अभिव्यक्ति स्तंभ थी और उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई। वह जानते थे कि लू टोनी को फंसाया गया है, इसलिए वह उसी रात अपने वरिष्ठों को खोजने के बीजिंग वापस गए भाई। और वह जाकर कहा, तुम कहते हो मैं एक दिन के लिए भी बीजिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने सिर से इसकी गारंटी देता हूँ। यह सुनकर उसके वरिष्ठ को बहुत गुस्सा आया और उसने डैनी को कड़ी फटकार लगाई। हमारे पूरे देश ने इस दिन को लगभग एक दशक समर्पित किया है। लाखों लोगों ने अपना जीवन इसी दिन के लिए समर्पित किया है। भगवान जाने इस दिन का क्या महत्व है इतिहासकारों, क्योंकि यह दिन चीन के पूरे इतिहास को दो भागों में बांट देता है। 596 का अचानक उभरना कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी गारंटी आप या मैं दे सके। तुम वापस जाओ, मैं तुरंत वापस जाऊंगा। सैन्य आदेश पहाड़ जितने मजबूत होते हैं। डैनी अनिच्छुक थे, फिर भी वे लोपनूर वापस जाने वाले विमान में वो सवार हो गए। जैसे ही वे उदास महसूस कर रहे थे, उन्हें अचानक एक जानी पहचानी शख्सियत दिखाई दी। उन्हें अपना चश्मा उतार दिया। उनके सामने वाला व्यक्ति लू टोनी था। दोनों के चेहरे पर एक खामोशी मुस्कान थी। पता चला कि कमांडर को भी पता लगता था कि लू टोनी को फंसाया गया है, इसलिए डैनी के जाने के बाद उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को फोन किया और लू टोनी को लोपनूर वापस भेज दिया। सितंबर 1964 में विभिन्न प्रभावकारी इकाइयां परीक्षण स्थल पर पहुंची और सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किए। सभी तैयारी पूरी होने के बाद परमाणु बम को परीक्षण स्थल पर पहुंचाया गया। 15 अक्टूबर 1964 को चीन द्वारा विकसित परमाणु बम को सैनिक द्वारा धीरे धीरे अंदर लाया गया और फिर एक केंद्र पर लादा गया। अगली सुबह डैनी ने प्रत्येक शोधकर्ताओं से हाथ मिलाया। एक दशक से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद सैनिकों ने जल्दी से अपनी स्थिति संभाली और शोधकर्ताओं जल्दी पहुंच गए। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई और 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सैनिक जमीन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे इतिहास के रचयिता और चीन की राष्ट्र के रक्षक हैं। इस समय लू टोनी घबराहट से पसीने से तरबतार हो रहे थे, चुपचाप कमांड बोर्ड की बातें सुन रहे थे, 1.10 पॉइंट और K2 की तैयारी कर रहे थे। 2 बम विस्फोट हुए। एक जोरदार धमाके के साथ पश्चिमी शिनजियांग के लोपनूर क्षेत्र में रेगिस्तान के ऊपर पहली बार एक विशाल आग का गोला और मशहूर जैसा बादल उठा और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद परमाणु हथियार रखने वाला 5वां देश बन गया। पूर्व से आए इस जबरदस्त विस्फोट ने दुनिया को झकझोर दिया और हमारे अटूट संभावना को और भी स्पष्ट कर दिया। यह एक महान क्षेत्र था, समान और महत्वपूर्ण से भरा एक क्षण। उस दिन पूरे देश खुशी से झूम उठा और पूरा चीन राष्ट्र उत्साह और उल्लास से भरा गया।